अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर वो है द वेंडरिंग फैल्कन। वेंडरिंग मतलब इधर उधर फिरने वाला, फैल्कन हमारा यहाँ पे तूरबाज नाम का एक करैक्टर होगा। फैल्कन कहते हैं बेसिकली एक परिंदे को, एक इकाब को जो इधर उधर उड़ता है, फिरता है। ऐसे हम देखेंगे इस स्टोरी के अंदर एक कैरेक्टर होगा तूरबाज का, जो कि इधर उधर घूम रहा है, फिर रहा है, डिफरेंट ट्राइब्स को देख रहा है, डिफरेंट कबीलों को देख रहा है, और वहाँ पे वो विटनेस है जो जो उस जगह पे हो रहा है उन सब का, और उन सबको इस स्टोरी के अंदर बताया जाएगा। ठीक है। और लिखने वाले कौन है? जमील अहमद। जमील अहमद एक पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट, एक नॉवलिस्ट, एक स्टोरी राइटर थे, जिन्होंने अपनी राइटिंग के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया, और वो अपने रिस्पेक्टिव वर्क द फैल्कनर, ठीक है, सॉरी द वेंडरिंग फैल्कन के बेस पे बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। और इवन के इनके इस वर्क को मैन एशियन लिटरेरी प्राइज़ के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। और इनका जो रिस्पेक्टिव वर्क है वो 2011 में पब्लिश्ड हुआ। बेसिकली इट इज़ आ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। नॉवल इन शॉर्ट स्टोरीज भी कहा जाता है इसको, या फिर नॉवल इन स्टोरीज भी कहा जाता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है इस बुक को लेकर। इसके अलावा राइटर का एक और वर्क है विच इज़ द सिंस ऑफ द मदर, ठीक है, ये भी इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है। और इसके अलावा ये स्टोरी फर्स्ट टाइम अपेयर हुई थी ग्रांटा के अंदर 2010 में, ठीक है। ग्रांटा बेसिकली एक ब्रिटिश मैगजीन है। और फर्दर मोर जो हमारे राइटर हैं, ही इज़ नॉट अ प्रोलिफिक राइटर, मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस नहीं किया है, बट ही हैज़ अ नेम इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। इनका फिर भी लिटरेरी फील्ड के अंदर, लिटरेचर के अंदर एक नाम है। हमारे राइटर की बात की जाए तो राइटर का इस बुक के अंदर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमें नज़र आता है, क्योंकि राइटर खुद भी FATA यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ में गए थे। उन्होंने वहाँ पे पश्तून्स का लाइफस्टाइल देखा था, उनके डिफरेंट ट्राइब्स को देखा था, उनके जो कल्चर्स थे, जो नॉर्म्स थे, जो एथिक्स थे, उनको देखा था। और उन्होंने अपनी आँखों से देखा था कि कैसे जो उनके ट्राइब्स के कस्टम्स, कल्चर, नॉर्म्स, एथिक्स थे, ग्रेजुअली उनको डाउनफॉल फेस करना पड़ा। ठीक है, जो डिफरेंट ट्राइब्स के रहने वाले डिफरेंट लोग थे, किस तरह से उनको उनका जो कल्चर था उससे सफ़र होते हुए देखना पड़ा, कैसे उनसे जो उनके कल्चर्स थे, जो नॉर्म्स थे, वो ग्रेजुअली डिके हो गए। क्लियर? तो एनी हाउ जो हमारा नॉवल इन स्टोरीज यानी कि जो रिस्पेक्टिव वर्क है, जो एक नॉवल भी काउंट होता है, और उस नॉवल के अंदर हम लोगों को डिफरेंट स्टोरीज देखने को मिलती हैं, वो 2011 में पब्लिश्ड हुआ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। इसमें सेटिंग जो है वो हम लोगों को FATA यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया देखने को मिलती है, विच इज़ अलोंग द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। इसमें ही हम लोग को सेटिंग नज़र आएगी। और इसके अलावा हम इसके अंदर देखेंगे कि एक ऑर्फन जिसका नाम है तूरबाज, एक यतीम बच्चा होगा, उसका नाम तूरबाज रखा जाएगा। तूरबाज कहते हैं ऐसे बच्चे को जो कि तलवार चलाना जानता हो, जो कि बहुत एक्टिव, बहुत होशियार हो। ठीक है, हम लोगों को वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। और वो तूरबाज कौन है? एक वेंडरिंग फैल्कन है, जैसे कि टाइटल का नाम है, क्योंकि वो स्टोरी में जगह जगह मूव कर रहा है, डिफरेंट ट्राइब्स को देख रहा होगा, और फिर उन ट्राइब्स के अंदर जो जो कुछ हो रहा है वो उसका एग्मेटिक विटनेस होगा, यानी कि आंखों देखा विटनेस होगा। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट नहीं है, लेकिन वो एक एनिग्मेटिक विटनेस है। इस नॉवल में टोटल 9 कनेक्टेड स्टोरीज हैं, ठीक है, और उन सब स्टोरीज के अंदर हम लोग को एक कैरेक्टर तूरबाज का नजर आएगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इस नॉवल के अंदर हम देखेंगे कि जो ट्राइबल पीपल थे, ठीक है, जो कबीलों के अंदर रह रहे थे, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल की अपनी लाइफ में, और एट द एंड उनको ऑन द बेसिस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, जब डीकोलोनाइजेशन हुई थी, उसके बाद जब 1971 में सोवियत वॉर हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, उस बेस पे क्या क्या लॉस फेस करना पड़ा था। इसके अलावा जो नॉवल की ओपनिंग स्टोरी है वो है द सिंस ऑफ द मदर। जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग पे, इनका एक और वर्क है, वो पहले इन्होंने सेपरेटली पब्लिश करवाया था, इनका सेपरेटली अपेयर्ड हुआ था, मतलब इन द फॉर्म ऑफ बुक।
इस द वेंडरिंग फैल्कन के अंदर आने से पहले वो इनका वर्क एक सेपरेट लिटरेरी मैगजीन के अंदर अपेयर्ड हुआ था जिसका नाम है द सिंस ऑफ द मदर। ठीक है, अब लेटर ऑन उस वर्क को इस स्टोरी के कलेक्शन के अंदर, यानी कि जो हमारा रिस्पेक्टिव वर्क हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर ऐड कर लिया गया था। एनी हाउ, मैं बता रही थी जो नॉवल की ओपनिंग स्टोरी है द सिंस ऑफ द मदर, ये सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेरी मैगजीन ग्रांतास के कलेक्शन के अंदर आई थी, यानी कि जो ग्रांतास का 2010 का एडिशन था उसके अंदर ये पहले अपेयर्ड हुई थी, जिसकी बेस पे जो हमारे राइटर हैं वो फेमस होना शुरू हुए थे एट द एज ऑफ 78 ईयर ओल्ड। फर्दरमोर, हम जब देखते हैं कि इस नॉवल की ओपनिंग होती है तो हमारे पास नॉवल के अंदर एक यंग कपल मिलता है हम लोगों को, जो कि रिमोट बॉर्डर आउटपोस्ट पे पहुंचता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स होते हैं। अब वहाँ पे जब कपल पहुंचता है, अब कपल आया कहाँ से? ये बेसिकली सियाहबाद, ठीक है, SIAH, एक ट्राइब है, एक कबीला है, ठीक है। अब वो सियाहबाद कबीले से भागकर कपल यहाँ पे पहुंचा है रिमोट बॉर्डर आउटपोस्ट पे। भागा क्यों? बेसिकली ये जो लड़का था, हस्बैंड, वो एक सर्वेंट था, घर में काम करता था, घर का कामकाज संभालता था, और जो वाइफ है, लड़की है, वो उस सर्वेंट के जो ओनर थे उनकी बेटी थी। ठीक है, मतलब घर की मालिक कह सकते हैं आप। अब हुआ क्या कि जो फादर है, फादर उस सियापत कबीले का, उस ट्राइब का चीफ था, सरदार। फादर क्या है? फादर उस सियापत कबीले का सरदार है। जो हस्बैंड है लड़की का, वो उस सरदार के घर के अंदर मुलाजमत करता था, और जो लड़की थी वो उस सरदार की बेटी थी। लड़की की शादी किसी अमीर आदमी के साथ हुई थी, लेकिन उसको कोई औलाद नहीं हो सकती थी। एनी हाउ, उसको कोई भी औलाद उससे नहीं हुई। लड़की को पसंद आ गया जी सर्वेंट। अब सर्वेंट से के साथ मिलकर वो लड़का लड़की यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों भाग गए, शादी कर ली इन्होंने। और इन्होंने शादी जो कबीला था, कबीले के बिल्कुल जो कस्टम्स थे उन कस्टम्स के अगेंस्ट जाके की थी। और ये कबीला एक एंशिएंट सिस्टम ऑफ ऑनर बेस्ड लॉ को फॉलो कर रहा था, विच इज़ नोन एज जिरगा, जिसको जिरगा कहते हैं। वहाँ पे जिरगा लगाया गया। उस जिरगे के बेस पे इस कपल की सजा ये दी गई कि इन दोनों को इनकी डेथ तक मारा जाए, इनको पनिश किया जाए। एनी हाउ, ये भाग के आ गए आउटपोस्ट पे। अब यहाँ पे जो यंग हस्बैंड था उसने लीडर जो था आउटपोस्ट का, सोल्जर्स का, उनसे कहा कि इनको आप पनाह दे दें, रिफ्यूज दे दें। लेकिन उस बेस पे वहाँ पे जो लीडर था उसने ये कहते हुए इनको इनकार कर दिया कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे देखें, रिफ्यूज आई कैन नॉट ऑफर, आई नो योर लॉज वेल एंड नेदर आई नोर एनी मैन ऑफ माइंड शैल come between a man and the laws of his tribe. But shelter is yours for the asking, for as long as you wish it, for as long as you want to stay. तो इवन यहाँ पे दिखा गया कि सोल्जर्स तक जानते थे कि इनके जो लॉज थे, जो इनके कस्टम्स थे, वो कितने स्ट्रिक्ट थे, रिजिड थे, और वो उनको फॉलो करते थे। लेकिन फिर भी कहा कि तुमने शेल्टर कहा कि तुम जितना देर रहना चाहते हो यहाँ पे तुम रह सकते हो आराम से। अब ये जो कपल था यहाँ पे 5 साल तक रहा, जिसमें इस विमेन को एक बच्चा भी पैदा हुआ। और उस चाइल्ड की बर्थ के बाद जो सियाबाद कबीला के लोग थे उन्होंने इनको ट्रैक्ट कर लिया, इनको तलाश कर लिया, उनको मिल गए। अब इन्होंने क्या प्लान किया था? इनका ये प्लान था कि जब इनके कबीले के लोग इनको ट्रैक कर लेंगे तो उस ड्यूरेशन में जो हस्बैंड है वो वाइफ को शूट कर लेगा, बच्चा जो है वो कबीले के लोगों को वापस दे देगा कि आपका, क्योंकि वहाँ के जो चीफ हैं उन चीफ की खून में से ये बच्चा है, तो ये असूलन फिर वो लोग संभालेंगे और ये खुद अपने आप को कबीले के लोगों के हवाले कर देगा फॉर द सेक ऑफ पनिशमेंट। और ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि इन्होंने जैसे कि प्लान किया हुआ था, उस प्लान के मुताबिक जब ये पकड़े गए, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को शूट कर दिया और इनके कैमल को भी शूट कर दिया। अब इसने जो चाइल्ड था, वो बच्चा था, उस ट्राइब को दे दिया, कबीले को, क्योंकि ये बच्चा वहाँ के जो चीफ थे, जो वहाँ के सरदार थे, उनका खून था। इसीलिए असूलन अब जो बच्चा है वो उन सरदार के हवाले होगा ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। और उसके बाद इस आदमी ने खुद अपने आप को लोगों के हवाले कर दिया ताकि इसको पत्थर मार जाए तब तक जब तक ये मर नहीं जाता।
अब इसके बाद जो कबीले के लोग थे उन्होंने तो उस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया था और उस बच्चे को डेड कैमल के शेल्टर में ही छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक ओल्ड ब्लाइंड बलोची मैन आया जो कि अपने साथ अपने फेलो ट्राइब्समैन को भी लेके आया था और वो उनके साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहा था, ठीक है, उनके साथ मिलके उसने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अब फिर उसने इस बच्चे को जब अडॉप्ट किया तो इसका नाम तूरबाज रखा गया, मतलब ब्लैक फाल्कन। फिर जो तूरबाज है ये विटनेस बनता है इस चीज़ का कि पूरी स्टोरी के अंदर दिखाता है कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, कभी कोई हैपनिंग हो रही, कभी कोई हैपनिंग हो रही, जिससे डाउनफॉल फेस करना पड़ा ट्राइब को। तो फिटनेस बनता है, फर्स्ट हैंड इसका एक्सपीरियंस है, इसने फर्स्ट मोमेंट्स मतलब पूरा स्टोरी में देखा है जहाँ पे पता लग रहा था कि नोज ऑफ स्टेटहुड स्टार्ट टू क्लोज अराउंड द ट्राइब्स पीपल। मतलब जो कबीले के रहने वाले लोग थे उनकी जो स्टेटहुड की जो मजबूत रस्सी थी वो अब क्या है, ख़त्म होने जा रही है। इसके बाद हम स्टोरीज में देखते हैं कि जो तूरबाज है वो डिफरेंट ट्राइब से गुजरता है, जैसे जिसमें अफरीदीज, वजीर्स, भिटनीस, गुज्जर्स, मसूद्स, उसके बाद बराहुई, फिर खरोट, नासिर्स, ये डिफरेंट नेम लिखे हैं स्क्रीन के ऊपर। इन सब जो है ना ट्राइब से वो होता हुआ जाता है, जहाँ पर डिफरेंट लोगों को वो देखता है और उनकी सबकी स्टोरीज सुनाता है बारी बारी। उनमें वो देखता है करेक्टर, यानी कि ऐसे कुछ एक करेक्टर ऐसा था, एक फादर का करेक्टर है जिसके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और वो उनके नाम तक भूल चुका हुआ है। फिर वो स्टोरी सुनाता है हम लोग को रैबल मुल्लास की। उसके अलावा हम लोग को स्टोरी सुनाता है एजिंग वॉरियर्स की। फिर हम लोग को वो स्टोरी सुनाता है वैंडरिंग नोमैड्स की। नोमैड कहते हैं उस पर्सन को जिसके पास रहने के लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं होती और वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहते हैं। तो वैंडरिंग नोमैड्स की वो स्टोरी बताता है हम लोग को, वो मतलब उसका एक्सपीरियंस वो उनको भी देख रहा है। फिर वो देखता है कि एक स्लेव मार्केट के अंदर, जो कि मियाँ मंडी की स्लेव मार्केट है, वहाँ पे एक औरत ने अपने आप को सेक्स स्लेवरी के अंदर बेचा हुआ है। उसको पता था कि टीचर्स जो है वो किडनैप कर रहे हैं बच्चों को और उनको अबंडन कर रहे हैं। मतलब वो जो स्ट्रिक्ट लॉज थे, स्ट्रिक्ट रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, वो कुछ भी नहीं रहा। हर जगह क्या है, वल्गैरिटी फैलती जा रही है, करप्शन होती जा रही है, सेक्सुअलिटी फैलती जा रही है। हर जगह तबाही और डाउनफॉल ही आ रहा है। इवन के जो नॉवल का क्लाइमेट है, मतलब जो नॉवल का एनवायरनमेंट है, वो खुद एक अपना रोल अदा कर रहा है। जैसे कि कोटेशन मैंने स्क्रीन पे लिखी, देखें। विंड रेजेस कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द 4 विंटर मंथ्स, blowing clouds of alkali leaden dust and sand so thick that men can barely breathe or open their eyes। कि मतलब इतनी पोल्यूशन, इतना जो एनवायरनमेंट है वो डस्टी हो चुका है कि इंसान मुश्किल से अपनी आंखें खोल सकता है, इंसान मुश्किल से ही सांस ले सकता है, यानी कि अब वो कोई नीटनेस नहीं रही। और स्टोरी में हम ये भी देखते हैं कि अर्ली लाइफ में तुरबाज को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि जब भी कोई भी किसी ट्राइब के साथ लॉयल्टी करता है तो उसका बहुत ही जल्दी क्या होता है, डाउनफॉल हो जाता है। मतलब उसको बहुत जल्दी डेथ को फेस करना पड़ता है। इवन के एक पॉइंट पे एक पाकिस्तानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने पूछा तुरबाज से कि तुम्हारा कबीला कौन सा है। उस पे तुरबाज ने रिस्पॉन्स किया कि थिंक ऑफ तुरबाज एज योर हंटिंग फैल्कन। इसके अलावा जो तुरबाज है वो इन स्टोरीज़ के थ्रू ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो राइटर है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो ट्राइब्स का वे ऑफ लाइफ था वो क्या हो चुका है, इज़ डूम्ड नाउ। अब उनकी ना कोई सिटीजनशिप, ना कोई स्टेटहुड, ना कोई आइडेंटिटी, कुछ भी नहीं बचा उनके लिए। ठीक है, एक दफ़ा क्या हुआ कि तुरबाज जो है वो नोमैडिक खैरोट्स के साथ सफ़र कर रहा था। ये एक कबीला था, मोर देन 1 मिलियन इन नंबर्स, ठीक है, ज़्यादा तादाद में था। क्या हुआ कि इनके पास लाइफ गुजारने के लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं रही थी। ठीक है, इनके पास कुछ भी नहीं रहा था और ये क्या थे, अपनी खुराक के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए प्लेस तलाश करते करते पहुँचे रास्ते पे। वो जो रास्ता था दैट वाज ब्लॉक्ड बाय सोल्जर्स। सोल्जर्स ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया हुआ था और वो इनसे डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे थे। यानी कि ये जो खिरोट्स के लोग थे ये हिजरत करके आ रहे थे, रहना चाह रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पे फॉर द सेक ऑफ लाइफ, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड वहाँ पे जो सोल्जर्स थे उन्होंने इनसे मनी की डिमांड की, इनसे इनके बर्थ सर्टिफिकेट्स की डिमांड की, सो ऑन। अब उन्होंने जब डॉक्यूमेंटेशन का कहा
तो लेकिन जो खेरोट्स थे वो उन डॉक्यूमेंटेशन को ऑब्टेन नहीं कर सकते थे। उनमें से एक औरत जिसने अपने सर के ऊपर कुरान रखा, ठीक है, वो अपने सर के ऊपर कुरान रख के अपने साथ अपने जानवरों को लेके बॉर्डर पोस्ट तक पहुंची ताकि वो वहाँ से एस्केप करके चली जाए, आगे इसको जाने दे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो सोल्जर्स थे उन्होंने इनको फायर कर दिया। उसके बाद जो खेरोट्स थे और उनके जो एनिमल्स थे, दे ऑल आर मैसेकर्ड, उन सबको शहीद कर दिया गया। और यहाँ पे जो सोल्जर्स की बात की गई थी, बेसिकली वो पाकिस्तानी सोल्जर्स की बात की गई थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस स्टोरी की समरी क्लियर हो चुकी होगी। इस स्टोरी में मेन जो आइडिया दिया गया था वो लॉस ऑफ ट्राइबल पीपल का दिया गया था कि लोग जो थे ट्राइब्स के कैसे कैसे ख़त्म हो चुके थे और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे कैसे ख़त्म हो चुके, कैसे कबीले का सिस्टम ख़त्म हुआ, सो ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।